कहाँ गायब थे तुम इतने दिनों से? था तो यही रिकॉर्डेड ही कर रहा था। अच्छा। तो एक चीज़ याद रखना कि जैसे मेरा मानना है कि आप लोग मेरी जो क्लासेस है देख ही रहे हो, परंतु है ना खुद भी एक बार जो है हार्ड कॉपी लेके बैठा करो पीवाईक्यू की 2011 से लेके 2024 तक, ठीक है? और उसमें नोटिस करो, जैसे मुझे भी कल दो तीन नई चीज़ें मिली, अब बताऊंगा जब हिस्ट्री की क्वेश्चन करवाऊंगा। तो ये चीज़ नोटिस करना कि जैसे सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए एक बार है ना, जैसे सारे सिंगल स्टेटमेंट वाले आते हैं ना, उनको 2011 से लेकर 2024 तक सारे क्वेश्चन देखो एक साथ। इससे ना आपका माइंड चलने लग जाएगा भाई। क्योंकि मैंने एक बंदे का देख रहा था वीडियो, तो उसने क्या किया था, उसका 2023 में उसे जीएस नहीं हुआ था उस टाइम। तो उसने क्या किया, 2023 के पेपर को ही लेके बैठा हो, ठीक है? और उसने थोड़ा पैटर्न पकड़ने का प्रयास किया, तो उससे दो तीन चीज़ें मेरे को सीखने को मिली। तो फिर मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग जो है कि खुद से पेपर लेके बैठो, हार्ड कॉपी ज़रूर लेके बैठो, और बार बार सोचो उसमें क्या नया चीज़ लग रहा है। जैसे कल वो मैं क्वेश्चन करवाया भी था, कल रात को मैं एक क्लास लिया था ऐसे ही। तो प्रजनन दर वाला क्वेश्चन मैं देखा कि भाई स्वाभाविक सी बात है, उसमें देखो अपनी ट्रिक क्या होती है सिंगल वाले में, कि भाई सिमिलर सिमिलर पकड़ो, ठीक है? अरे ऐसा मोस्टली बहुत सारे क्वेश्चनों में लगती है वो चीज़, है ना? अब उसमें देखो दो ऑप्शन तो आराम से कट रहे थे, फिर दो ही ऑप्शन बच रहे थे। एक में बात किया था वो दंपति की बात किया था, और एक में जो महिला की बात किया था। भाई प्रजनन दर तो महिला के आधार पर निकाला जाएगा ना, दंपति का क्या योगदान है? तो मेरा कहने वाला, जब कल मैं उस क्वेश्चन को देखा तो मुझे भी एक नई चीज़ मिली। तो मेरा कहने का मतलब है कि देखो पीवाईक्यू की यही खासियत है कि आप लोग उसको बार बार देखो। मेरी क्लासेस के साथ में देखते हो, परंतु इसके अलावा खुद भी बैठ के देखा करो। उससे ना फ़ायदा मिलता है, दूसरी बात आप ट्रिक लगाना सीखोगे भी। तो ये चीज़ हमेशा याद रखो कि पीवाईक्यू ऐसी चीज़ है, आपको बहुत सारा कुछ मिलेगा। रमेश कहाँ गायब थे इतने दिनों से? ऐसे तो तुम्हारा कभी पीटी होगा नहीं, तुम जिस तरीके से लापरवाही करते हो। नहीं तो वो क्लास कर रहे हो तुम, फिर आते हो आखिरी के 10 दिन में, सर मेरा पीटी निकलवा दो। ठीक है, तो ये क्या तुम हमेशा ऐसे ही करते हो? पिछले 3 सालों से तुम यही कर रहे हो। आखिरी के 10 दिनों में आओगे फिर बोलोगे मेरा पीटी निकलवा दो। तो उससे क्या है, क्लास तो करो एटलीस्ट। ठीक है, तो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझो कि सब लोग है ना पीवाईक्यू जरूर हार्ड कॉपी होना चाहिए 2011 से लेके 2024 तक आप लोगों के पास। और वो चीज़ देखो कि बार बार उन क्वेश्चनों को देखो। एक तो देखो मैंने जो सिखाया आप लोगों के पास वो है ही, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ। देखो लगभग तुम लोग 30-35 स्टूडेंट हो, ठीक है? तो अगर तुम लोग खुद खुद भी कुछ करोगे ना, तो 30-35 चीज़ें वो निकल के आएगी बाहर। अब देखो भाई सिवाय सी बात है, मैं कितना एफर्ट करूँगा, पर मेरा मानना है कि आप पेपर लेके बैठोगे ना, आपको खुद को भी एक नई नई चीज़ें मिलेगी। जब कल ही मैं उस पेपर को देख रहा था, दो तीन चीज़ें मुझे खुद को नई सीखने को मिली। 2024 वाला पेपर का मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। तो यही मैं बता रहा हूँ कि आप लोग भी बैठा करो और उसको देखा करो, उस पेपर को बार बार खोल के। तब आप लोगों को खुद को भी सीखने को मिलेगा। तो हार्ड कॉपी ज़रूर लेके बैठो, और जब भी ठीक है क्लास मेरी क्लास करते हो उसके अलावा भी सोचो। तो मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ ना, देखो उस बंदे ने यही काम किया था 2023 में, उसका कट ऑफ नहीं निकला था, सीसीटी कार्ड नहीं हुआ था उसका। फिर अगले टाइम में मतलब 2024 वाले में 130 नंबर थे उसके। ओनली इन्हीं मेथड से मैं फिर 12 बता रहा हूँ। एक चीज़ याद रखना, देखो ज़्यादा पढ़ने के मत भागो। जैसे मैं अब जैसे पॉलिटी में देखा, आपने क्या देखा, वही सेम पैटर्न से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आज अपन उनका आरएनडी भी कर लेंगे। उसके अलावा ज़्यादा नया पढ़ने की मत सोचो, बस ये सोचो कि मेरा क्वेश्चन कैसे सही होगा। वो अप्रोच आएगी आपको पेपरों से। 2011 से लेकर 2024 तक आप पेपर करोगे, बार बार उनको लगाओगे, क्वेश्चनों को देखो, ये स्टेटमेंट आखिर में क्यों गलत हो रहा है, ये किस टाइप का स्टेटमेंट है, यूपीएससी इस टाइप का स्टेटमेंट हमेशा क्यों गलत देती है। फिर योजना वाले क्वेश्चनों को एक साथ किया करो, सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को एक साथ किया करो, जो वो इन्वर्टेड कॉमा में करके देता है वर्ड, उनको एक साथ करने का प्रयास करो। ऐसे बार बार करना पड़ेगा। तुम लोग क्या करते हो, बोले मेरी क्लास देख लिए बस मज़े में हो गए। ये क्या दिक्कत होती है, इससे आप लोग है ना एग्जाम में अप्लाई नहीं कर पाओगे। मैं हकीकत में खुद बता रहा हूँ, 2024 के पेपर में मैंने बहुत सारी ट्रिक लगाई भी अपनी, जो मैंने आप लोगों को भी सिखाई थी, और मेरा उसी कारण निकला है पीटी में, तो साफ बता रहा हूँ, और उसी कारण निकलेगा, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, और कोई तरीका नहीं है। परंतु ये चीज़ मैंने देखी कि भाई मेरे जो चीज़ें थी नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैं भी नहीं अच्छे से लगा पाया एग्जाम में ट्रिक। मतलब लगभग लगभग ये मान के चलो कम से कम भी मुझे 10 से 15 नंबर का नुकसान हुआ। तो मतलब मेरे मेरे भी नंबर है ना 100 पार होते। तो कहने का मतलब यही है कि आप लोग भी जो है कि ओनली क्लास देखने तक ही सीमित मत रहो, आप खुद भी पेपर लेके बैठा करो 2011 से लेकर 2024 तक, और उसमें पैटर्न रिकॉग्नाइज करो। जैसे आज मैं एक नई ट्रिक सिखा रहा हूँ, थोड़ा एक बार बस एक ऑब्जर्व कर लो, और फिर आप लोगों को खुद से देखनी है। तो अब मैं क्या करूँगा, ओनली है ना क्लास में कभी कभी स्टार्टिंग में आपको लोगों को हिंट दूंगा ओनली, ठीक है? और फिर आप लोग जाके खुद जाके देखो।
देखो मैं फिर बार बता रहा हूँ, तभी आप ट्रिक लगाना सीखोगे, नहीं तो फिर ऐसे कभी ट्रिक लगाना सीख ही नहीं पाओगे आप लोग। बार बार पेपर को लेके देखो, 2024 से पेपर को तो खास तौर से लेके बैठो, ठीक है। उसके बाद में फिर पीछे वाले क्वेश्चनों में जाओगे, क्या ऐसा लग रहा है। अभी देखो मैं 2-3 ट्रिक सिखाता हूँ आप लोगों को। उस वीडियो में तो मैं नहीं सिखाया था, क्योंकि अब इतनी सारी चीज़ें रिवील नहीं करनी है अपने को, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मैं 2-3 चीज़ें सिखाऊंगा यहाँ पे। अब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, आप जाके देखो, ऐसा नहीं है, खुद से लगाओ ये चीज़ें। और मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, तभी एग्जाम में आपको 130-140 नंबर आएंगे। नहीं तो अगर आप ओनली बस क्लास से सीमित रह रहे हो, ये चीज़ याद रखना, ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जैसे ये देखो, ये इस टाइप के क्वेश्चनों का मैं 2011 से ही आप लोगों को बताया हूँ कि जो भाई इन्वायरमेंट पॉल्यूशन वाले जो बात आती है, वहाँ पे जो है स्वाभाविक सी बात है, सारे के सारे ऑप्शन होते हैं। अब देखो मैंने इस एग्जाम में इसको पढ़ा भी नहीं, मुझे पता था बस डायरेक्ट ये आंसर है। अब ये बिलीव रखो, ये चीज़ याद रखना। मैं फिर बार बता रहा हूँ, एक और चीज़ याद रखना, बहुत सारे बच्चों के बीच में डाउट भी आता हो कि सर कि यूपीएससी चेंज कर देगी, ऐसा कुछ ही नहीं होता। जैसे मान लो कि अपने पास 50-60 तरीके हो सकते हैं, उसमें 10 तरीके काम नहीं करे, कोई बात नहीं है, पर अपने 40 तो लगेंगे। 40 लगेंगे तो भाई स्वाभाविक सी बात है, एक एक क्वेश्चन भी लग गया तो 80 नंबर तो आपको ऐसे ही मिल गए। तो मेरा कहने का मतलब, पहली बात तो डाउट नहीं करना इन चीज़ों में, क्योंकि जो अप्रोच है ना भाई, ये बहुत मतलब ये आप समझ नहीं रहे हो। मैंने इतने सालों की मेहनत है भाई, मैंने ऐसे नहीं सीखी है, मैंने खुद से सीखा है ये सारी चीज़ें। फिर धीरे धीरे मैं ऐड ऑन करते गया, तो मैंने इसका बहुत सारा लॉजिक भी बताया था आप लोगों को, भाई क्यों आखिर में इसके ऑल ऑप्शन होते हैं, और क्यों यूपीएससी हमेशा देती है, अरे कभी चेंज नहीं करेगी। आप ही चीज़ को समझो, ठीक है। तो अब आप लोगों को क्या करना है कि जितने भी इन्वायरमेंट पॉल्यूशन वाले जो क्वेश्चन आते हैं, उसमें जाके देखो कि सारों का आंसर हमेशा आपको यही मिलेगा, और क्यों मिल रहा है ये चीज़ आप जाके ज़रूर देखो, ठीक। उसके बाद में आप इस टाइप के जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे ये बोल रहे थे कि सर हमसे गलत होते हैं, मैं गारंटी साथ बता रहा हूँ ये सबसे ईजी होते हैं। बस आप इनके पैटर्न को पकड़ो। अब आप देखो, जिनको जिन चीज़ों में दिक्कत हो रही है, आप लोग क्या करो कि इन्हीं को उठाओ। जितने भी सारे क्वेश्चन आए हैं 1993 से, आपको मैं बुक का पीडीएफ भी भेज दूँ, तो सारे क्वेश्चन लगाओ ये, और देखो आपको एक पैटर्न मिलेगा। ये चीज़ याद रखना कि एक्सट्रीम वर्ड दे देता है, यूपीएससी कभी इंटरचेंज कर रहा है, ठीक है, कभी क्या करता है फैक्ट दे देता है, ठीक है। इस तरीके के ना खुद से फिर आप ट्रिक बनाओ कि अच्छा देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन है आप ऐसे लिख लो। जैसे मान लो ट्रिक नंबर 1, कथन 1 और कथन 2 वाले क्वेश्चन, इनमें क्या ट्रिक रहती है, इनमें पहली ट्रिक रहती है वो इंटरचेंज कर देता है, ठीक है। दूसरी क्या ट्रिक रहती है, वो एक्सट्रीम वर्ड दे देगा, ठीक है। तीसरी वो फैक्ट दे देगा। ऐसे करके खुद से बनाओ, खुद पकड़ो ये चीज़ों को, ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद में आप आओ इस टाइप के क्वेश्चनों में। और मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, अगर 130-140 नंबर चाहिए तो ये काम करना पड़ेगा। देखो अब ये इस टाइप के क्वेश्चन है जो मैंने ऑब्जर्व किया है। अगर देखो ध्यान से समझना, मोस्टली क्या होता है, अगर पहला स्टेटमेंट गलत है, अगर दूसरा स्टेटमेंट नॉर्मल है, अगर एक्सट्रीम नहीं है, कुछ फैक्ट नहीं है, तो सही होता है 100%। ये देखना, तुम ऑब्जर्व करो। फिर मैंने एक और चीज़ ऑब्जर्व की, जब ये वाला अगर मान लो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, कोई एक्सट्रीम वर्ड के कारण या डाटा है, तो पहले वाला सही होता है। ये आप ऑब्जर्व करो, मैंने ऑब्जर्व किया है। परंतु मेरा मानना है कि आप खुद देखो 2011 से लेकर 2024 तक। उसके बाद में साइंस टेक के क्वेश्चनों में मोस्टली दोनों के सही होने की प्रोबेबिलिटी रहती है, नहीं तो बहुत अगर कोई नॉर्मल स्टेटमेंट दिया तभी सही होता है। दोनों गलत होने की प्रोबेबिलिटी भी कम रहती है, पर रहती है। कब रहती है, जब वो मान लो कि बहुत एक्सट्रीम वर्ड दे देता है, फैक्चुअल स्टेटमेंट दे देता है, तब। और ये भी आप नोटिस करो कि ये सब्जेक्ट वाइज भी नेचर रहता है इनका, किन सब्जेक्ट में दोनों गलत आ रहे हैं। साइंस में जैसे मैंने बता दिया कि भाई साइंस में दोनों सही होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। अब आप ये देखो कि हिस्ट्री में देख लेना, कभी भी इस टाइप का पैटर्न कभी नहीं रहेगा कि दोनों सही, बहुत कम रहेगा, बहुत कम। जैसे है 2011 में एक आध क्वेश्चनों में बहुत कम मिलेगा आपको, पर मोस्टली इस टाइप का मिलेगा। जैसे आपकी बात देखो 2024 वाले में आप देखो कि हिस्ट्री वाले क्वेश्चनों में यही लग रहा है, पहला सही है दूसरा गलत है, एक में ये लग रहा है पहला गलत है दूसरा सही है। अब आप लोग ये पकड़ो, आप ये चीज़ समझो कोई चीज़, ठीक। उसके बाद में देखो मैं एक नया ट्रिक बताता हूँ आप लोगों को, ध्यान से देखना, जो मैंने अभी सीख रहा हूँ। देखो मैं भी सिखाऊंगा, पर बात वो नहीं है, बात है कि देखो खुद से भी आप एग्जाम देखो। एग्जाम में मेन तो भाई देखो, मैं एग्जाम में तो आप लोगों के साथ नहीं जाऊँगा ना, एग्जाम में आप लोगों को लगाना, उसके लिए ये मेहनत करना पड़ेगा आप लोगों को। और जो करेगा भाई उसको फ़ायदा मिलेगा। मैं तो साफ बता रहा हूँ, 120-130 नंबर भी आ सकते हैं। अब देखो ध्यान से देखना ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का तो बाय द वे मैं आपको पीडीएफ दूंगा, और अब क्या गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। वो मुझे मिल गया है, इसका सोर्स मिल गया है, पिछले 2 सालों से जो पूछ रहा है वो जहाँ से मिल गया है मेरे को, ठीक है। तो वो तो एक तो हो गया फिक्स है, वो आपको 1 या 2 पेज का मैं नोट दूंगा बना के, उसके बाहर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो पहली बात, कहीं कुछ ही पढ़ने की जरूरत नहीं, करंट अफेयर नो नेवर नो नीड, ठीक है।
मैं आपको 2 पेज का PDF वो दे दूंगा, ठीक है, मादी दुष्यंत से बना के, और मेरे पास एक है, ठीक है। पहली बात तो वहाँ से बन जाएगा ये क्वेश्चन। मान लो कि फिर भी अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तब देखना मैं इस क्वेश्चन को किस लॉजिक से बनाऊंगा, थोड़ा साइंस समझो, यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन बनाती है। याद करो अपनी क्या ट्रिक है, ओड इवन वाली, ठीक है। कौन से देश विश्व के 2 सबसे बड़े कोको उत्पादक के रूप में विख्यात है। अब देखो ध्यान से समझना, ये आपसे बोला कि 2 सबसे बड़े देश है, ठीक है। अब देखो हमेशा यूपीएससी क्या करता है कि जैसे ध्यान समझना, ये एग्जामिनर का माइंड सेट होता है। जैसे मान के चलो कि उसने कोई क्वेश्चन, मान लो कि इसका जो भी आंसर होगा उसके इर्द गिर्द की जो है कंट्री वो ही डालने का प्रयास करेगा वो, क्यों, ताकि बच्चे थोड़ा कन्फ्यूज हो जाए। ये चीज़ हमेशा याद रखना। पहली चीज़, हमेशा जो इस टाइप सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें यूपीएससी हमेशा यही गेम खेलता है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो वो ये करता है कि भाई एक जो आंसर होगा उसके जस्ट पास, क्यों, सबसे पहले एक चीज़ याद रखना, एग्जामिनर के पास क्या होता है, एक तो वो क्वेश्चन फॉर्म करता है और उस क्वेश्चन का उसके पास आंसर होता है, उसके बाद में उसको ऑप्शन बनाने होते हैं। ये चीज़ हमेशा याद रखना। और ऑप्शन बनाना इज ए डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। तो वो क्या सोचेगा, सब एक सी बात है भाई, इसके आसपास जो कंट्री है उनका नाम डाल दो, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ अपन ने इसमें क्या नोटिस किया था, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं हमेशा एक चीज़ याद रखना, इसमें लगता है ओड इवन वाला, ठीक है। ओड इवन किस तरीके से लगेगा, जैसे मान के चलो कि इसका आंसर ये था, ठीक है। अब आप मोस्टली देखना कि जो मान लो कि बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते हैं उन, जैसे मुझे नहीं पता भाई, ये मैं तो पहली बार सुना था ये कोड आइवर क्या है, ठीक है, एग्जाम में खुद में पहली बार सुना था। परंतु आप मोस्टली सुनो कि इनका नाम जानते हो, और यूपीएससी ने इनके बारे में पहले भी पूछा है, अल्जीरिया, मोरक्को, बोत्सवाना, नामीबिया, मेडागास्कर और मोजाम्बिक। तो आप जो मोजाम्बिक का 2020 का पेपर देखो, उसमें दिया है, क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अल्जीरिया, मोरक्को के बारे में भी पूछा हुआ, पहले भी पूछा हुआ है, ठीक है। 2023 का पेपर उठाओगे तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। तो आपको क्या पकड़ा कि भाई एग्जामिनर ने क्या किया कि ये आंसर था इसका, अब वो इसके सिमिलर, भाई उसके भी माइंड में, भाई स्वाभाविक सी बात है, जो एग्जामिनर है वो एग्जामिनर वो भी क्या करता है भाई, उसको जो मतलब जो उसके माइंड में सबसे पहले क्लिक करता है, तो वो सबसे पहले उनका नाम डालने का प्रयास करेगा ना भाई, अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन सी कंट्री है, ठीक है, उनके बारे में डालने का प्रयास करेगा, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं कि वो अफ्रीका महाद्वीप की जगह अमेरिका महाद्वीप में चले जाएगा, ठीक है, ऐसा कभी बहुत कम चांस है। वो अगर उसको बच्चों को कन्फ्यूज करना, टफ क्वेश्चन बनाना, तो मोस्टली क्या करेगा, अफ्रीका महाद्वीप में रहेगा। तो स्वाभाविक सी बात है, उसके नॉन में भी कौन सी चीज़ें रहेंगी जो कंट्री ज़्यादा पॉपुलर है या जो ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, तो स्वाभाविक सी बात है वो जो है वो चीज़ें डालने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो इसमें वही चीज़ देखो ये जब सिमिलर है, ये वाला आपको कहीं सुनो भी कि नहीं, जैसे कोड मैं तो नहीं सुना भाई आज तक ये कंट्री, गाना जरूर सुना है मैंने, पर ये वाला कभी नहीं सुना। तो इसमें ओड इवन वाला लगेगा, उस तरीके से आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। अब ये अप्रोच समझो ये क्यों लगती है ये, और ये देखना आगे जाके बहुत सारे क्वेश्चनों में आप, अब देखो ये अप्लाई करो, आपको ओड इवन वाला मैंने उधर भी बताया था कि वो लग रही थी, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि ये लॉजिक समझो, देखो ध्यान से समझो। जैसे मान लो मैंने अभी नगीना को पूछा कि नगीना आपके फैमिली मेम्बर, जैसे नगीना के माइंड में ये मैसेज गया तो उसके फैमिली मेम्बर में कौन आएंगे, जो उसके परिवार के मेम्बर आएंगे सबसे पहले, फिर रिश्तेदार ये सब लोग आ जाएंगे, बहन के लड़के सब आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जैसे मैंने नगीना को इंस्ट्रक्शन दिया है तो उसके इर्द गिर्द क्या घूमा, जो उसके आसपास जो चीज़ें रहती है वही घूमता है। तो वही सेम चीज़ जो है एग्जामिनर के माइंड सेट में रहता है, जो इस टाइप के जब स्टेटमेंट बनाता है ना, तो उसके आसपास उसके भाई उसके नज़दीक क्या दिख रहा है उसको, हमेशा वो उसी टाइप के स्टेटमेंट बनाएगा। ये लॉजिक समझो, ये न्यूरेंस वाला होता है सिस्टम, इसीलिए यूपीएससी आप इस टाइप के मोस्टली देखना है, इस टाइप के क्वेश्चनों में है यूपीएससी यही करता है। अब देखो पिछले साल दो ये मिलान वालों का अपन ने ट्रिक निकाल लिया था और वो सक्सेसफुल रहा, 100% सक्सेसफुल रहा है उसका, समझो। जिसने मैंने पिछले साल सिखाया था, जिसने लगा उसका बहुत कम से कम 20 नंबर बढ़े हैं इन चीज़ों से, मेरे सारे क्वेश्चन सही हुए थे ये वाले। तो ये लॉजिक समझो आप, अब आपको ये करना पड़ेगा। देखो मैं फिर 12 बता रहा हूँ, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने इस टाइप के क्वेश्चन भी सिखाया था, मैंने पिछले साल जो ट्रिक करवाई थी उनमें ये भी करवाया था कि इस टाइप के जब सीक्वेंस वाला ऑर्डर वाला दे देता है तो उसे किस तरीके से आंसर होता है। तो ये लॉजिक समझो, मेरा कहने का मतलब है कि आप लोगों को जो है बार बार इन क्वेश्चनों को ऐसे नहीं, आप खुद जाके इसमें जो जलप्रपात वाला नदी क्षेत्रीय वाला क्वेश्चन था, तो उसमें कौन सा ट्रिक एक्चुअली, देखो मैंने इसका ट्रिक बताया था, जब भी मिलान वाला आता तो 3-2 वाला फॉर्मूला लगता, 1 ही सही होता, ठीक है। और ये मिलान वाले आते हैं तो 2-4 वाले हमेशा याद रखना। आप पिछले साल की वीडियो देखो, आपको मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। अभी जो मैं एक नई चीज़ सिखाने जा रहा था वो देखो ये, अब देखो ये मैंने कितनी बार कराया था कि 2 सिमिलर ऑप्शन दिए रहते तो उनमें से एक ही आता। अब देखो इससे ये ट्रिक से ये क्वेश्चन सही हुआ भाई, इन दोनों में से एक ही आएगा, तो ये 2-3 तो ऑप्शन गए काम से,
ठीक है। अब ये देखो ये 50-50% पहुँचने के बाद में आपको जरूर करना है, ठीक है। ये तो श्योर होगा ही, ठीक है। अब देखो क्या 1-2 होगा या 1-3 होगा, अब आपको ये चीज़ सोचनी है। अब इसके लिए मैंने क्या बोला था, जैसे मेरा लॉजिक ये था विजयवाड़ा भाई स्वाभाविक सी बात है बहुत पुरानी शहर है, तो मेरा तो इस लॉजिक से सही होगा विजयवाड़ा पुराना शहर है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसमें तो जो पोर्ट पहले ही बन चुका। कुशीनगर का मुझे थोड़ा आइडिया था कि अभी बन रहा है वहाँ पे, तो इसीलिए मैं सही कर पाया। पर मेरा कहने मतलब देखो ये वाली ट्रिक लगी अपनी भाई, देखो 2 ऑप्शन सिमिलर दिए, इनमें से एक ही होगा, एक होगा तो अपने 2 ऑप्शन तो ऐसे कट गए, ठीक है। आगे बताता हूँ, एक चीज़ याद रखो। हाँ, अब ये थोड़ा ना ये ऑब्जर्व करना, मतलब ये ट्रिक ऐसा होता है कि जैसे मैं बता रहा हूँ ध्यान से समझें, जो मैं ट्रिक अब बताने जा रहा हूँ ये नया मैंने जो सीखा है, देखो ध्यान से समझना। ये ऐसी होती है कि 10 में से, देखो पहली बात तो मैं फिर बार बता रहा हूँ, एक चीज़ समझो, ठीक है। आपको क्या करना है कि जैसे देखो अपने पास हर क्वेश्चन के मैं जो 3-4 आपको हथकंडे बताता हूँ कि भाई इस तरीके से उसको, अगर मान लो आगे से नहीं मिला पीछे से देखो बीच में मिलता है, कभी कभी ऐसे होता है, कभी नॉन क्वेश्चन का क्या होता है डी आंसर होता है, नॉन का क्वेश्चन का ये होता है, ये सारी चीज़ें आपके पास। उसके अलावा उसी में मैं एक और चीज़ ऐड कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। परंतु इसमें ऐसा रहता है कि ओनली आप इसी पे जाओगे जो मैं अभी सिखाऊंगा, तो ऐसा होगा कि 10 में से मान के चलो कि 7 क्वेश्चन आपके सही हो गए, कभी 6 हो जाएंगे, ठीक है। पर ना हमेशा नेट जो है हमेशा आप जो है लगभग 10 नंबर के पॉजिटिव रहोगे। अब जैसे मैं ध्यान से समझा रहा हूँ ये चीज़ देखना, इसमें ऐसा होता है, देखो इसी एग्जाम में जैसे लगे, इसी एग्जाम में ऐसा हुआ था कि 6 या 7 क्वेश्चन थे जिसमें से ऐसा हो रहा था कि 3 या 4 सही हो गए थे आपके, मतलब 3 सही 3 गलत भी हो तो क्या हुआ, फिर भी आपका 4 नंबर फायदे में हो। अगर ओनली यही लगाते हो, अगर आप वो दोनों तीनों चीज़ लगाओगे तो फायदे में रहोगे। उसमें ये होता है कि देखो जब इस टाइप की स्टेटमेंट देता है तो जो सबसे छोटा वाला होता है, देखो जब तीनों बड़े दिए हैं और एक छोटा दिया है तो वो छोटा आंसर होता है, समझ में आया, ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ। ये आप ऑब्जर्व करना, आपको खुद को भी मिलेगा। तीसरी चीज़ क्या होता है, इसी में एक चीज़ होती है कि देखो 3 छोटे छोटे दिए हैं, एक बड़ा दिया है, तो ये आंसर होता है। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। अब देखो इसमें अपने को देखो 2 छोटे हैं 2 बड़े हैं, तो इसमें तो थोड़ा लगाना मुश्किल हो जाएगा। परंतु देखो इसका आंसर क्या था, शायद ये हो सकता है इसमें गलत होगा, परंतु आगे देखना वो सही होगा बहुत जगह। 1 मिनट में बताता हूँ, वो बहुत जगह सही होता है। इंग्लिश में भी देखना पड़ेगा, इंग्लिश हिंदी में आपको दोनों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ये चीज़ भी याद रखना। पर ये चीज़ देखो मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये ऐसी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी बार बार, उसको देखो आप पे, ठीक है। इस तरीके से देखोगे। अब देखो इसमें देखो डाइऑक्साइड है पेंटॉक्साइड है, ये कट जाएगा, अब इन दोनों में से होगा, तो आपको बहुत सारी चीज़ें लगानी पड़ेगी, उसके बाद देखना पड़ेगा। रुको 1 मिनट में बताता हूँ वो चीज़। ये देखो ये तीनों जो है बड़े बड़े हैं, ये छोटा है, ये आंसर है इसका, ठीक है। अभी देखना ये बहुत बहुत सारे क्वेश्चनों में लगेगी अभी ये चीज़ देखना। इसके बाद में अरे एक और चीज़ में मुझे बतानी थी, एक तो ये चीज़ बतानी थी, देखो यहाँ पे देखो ये सब बड़े बड़े हैं, ये छोटा है, देखो 2 क्वेश्चन सही हुए आपके। अभी देखना अभी और होंगे, अब ये चीज़ ऑब्जर्व करो, मतलब मेरा कहने मतलब कि आप खुद जाके देखो, ये यहाँ देखो ये सब तीनों बड़े हैं। दूसरी बात इसका तो एक ट्रिक ये भी है कि इंपॉर्टेंट थीम वो भी है और ये भी है, ठीक है। अभी आगे देखना, इसी पेपर की मैं बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे तो आपको ऐसे नहीं लग रहा, पर इंग्लिश में देखोगे ना तब थोड़ा क्लियर होगा ये वाला। देखो यहाँ पे देखो ये सब छोटे हैं, ये बड़ा है, आंसर आया, ठीक है। और इसका भी था, इसमें देखो इसका आंसर क्या था 63 का, कौन सा नाट्यकार बास की रचना थी, इसका आंसर क्या था, जो भी है चलो ठीक है। 1 मिनट रुको, और जगह एक जगह और लगेगा अभी तो वो चीज़, पर आप ऑब्जर्व करना 2023 में बहुत जगह लगा। क्या था उसका आंसर? हेलो हाँ बोलो बोलो। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही अब देखो ठीक है चलो कोई ना, अभी देखो यहाँ लग रहा है, देखो ये सब छोटे हैं ये बड़ा है, ठीक है। अभी देखते जाओ, ये बहुत जगह लगा, देखो इसमें देखो यहाँ तो हिंदी में इतना क्लियर नहीं हो रहा है, इंग्लिश का ज़रूर देखो, देखो इंग्लिश में ये सबसे बड़ा है, ये सब छोटे हैं। अब भाई मैं आप ये चीज़ समझो, अब ऐसे नहीं है कि मैं ऐसी चीज़, आप खुद जाके देखो, ये देखो ये सब छोटे ये बड़े, कितने क्वेश्चन सही हुए, समझ रहे हो। मान के चलो मान लो 10 या 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 क्वेश्चनों में, अब ये तो मैं बता रहा हूँ जब ओनली 1 ट्रिक लगा रहे हो आप, आपके पास तो मैंने इस क्वेश्चनों को करने का 4-5 तरीके हैं, 4-5 मेथड मैं बता दिया हूँ। अगर ओनली जो अभी जो सिखा रहा हूँ वही लगा दोगे तो इसमें ऐसा था कि 10 क्वेश्चन थे, अगर 5 सही 5 गलत हुए तब भी आप नेट पॉजिटिव, सोचो कितने नंबर रहने वाले हो, 2 क्वेश्चन भी कटेंगे आपके तो लगभग 6 से 7 नंबर आप पॉजिटिव रहोगे। जो सोचो इन क्वेश्चनों को तो अपन छोड़ के आते हैं, जब उसमें अगर अपन सही करने लग जाओगे तो वो चीज़ होगी, ठीक है। देखो ये वाला भी देखो, ये सबसे बड़ा यही है इसमें स्टेटमेंट है, यही आंसर था इसका,
तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको देखना पड़ेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखना पड़ेगा। पर ये तो मैं एक बता दिया, देखो ये तो मेरा है कि जब मान लो कि सारी अपनी ट्रिक फेल हो जाए तब ये लगाओ, ये आखिरी मेथड है। पर जो मोस्टली आप देखो, एक और चीज़ जो मुझे सिखानी थी आप लोगों को, एक तो ये नया ट्रिक जो मुझे पता लगा, जो पहले मैं शायद कभी नहीं सिखाया था, ठीक है। तो देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, मैं भी अपने आप को अपडेट करते रखता हूँ, क्या कि देखो मुझे है कि आप लोगों को मैक्सिमम फ़ायदा हो। अभी देखो एक और चीज़ सिखाता हूँ आप लोगों को, ध्यान से देखना वो चीज़। देखो एक चीज़ समझ लो, मेहनत से इतने नंबर नहीं आ सकते जिनके 160 नंबर भी आ जाते हैं, 150 नंबर भी आते, वो ऐसे नहीं आते, वो इसी मेथड से आते हैं। और वही आप लोगों को भी सीखना है। एक और चीज़ सिखानी थी मुझे, उसके लिए रुको क्वेश्चन देखने। देखो इस टाइप के क्वेश्चनों में मैंने जो बताया था 5-2 वाला रूल, वो आपके पास पूरा पूरा लागू हुआ है। तो ये आप देखो, बार बार लगा के देखो, आपको पता लगेगा ये चीज़। हाँ, इसका क्या बता रहे थे रमेश, 63 और 64 का आंसर बताओ एक बार। मध्यम दयवान था। हाँ देखो, अब इसका देखो, ये देखो इसको देखो, ये इसका मतलब यही है ना, सही आंसर है ना इसका। अब देखो ये भी लग, यहाँ पे ये भी लग रहा है। अगला देखो इसमें, इसका बताओ। रुको एक मिनट में बताता हूँ। इसका आंसर है, इसका भी सी है, इसका भी सी है, ठीक है। सरस्वती विनय है, ठीक है। पर कोई नहीं, देखो अपना देखो ये सही हुआ। यहाँ पे देखो ये सब छोटे छोटे हैं, ये बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे चलो ये दो बड़ा, देखो यहाँ पे देखो दो जब ऐसा हो जाए कि बराबर आ रहा है तो थोड़ा फिर उसमें और कुछ चीज़ लगाएंगे। पर मेरा कहने का मतलब ये है कि आराम से चीज़ लग रही है। कम से कम देखो 7-8 क्वेश्चन तो मैं करवा दी जो सही हो रहे हैं, इसी मेथड से ओनली सही हो रहे हैं। एक और चीज़ सिखानी थी मुझे, रुको एक मिनट। देखो एक पैटर्न पकड़ना आप लोग, देखो ये है ना, ये वाला जो है आपको इंपॉर्टेंट थीम के नाम पे करना है। देखो लगातार 3 सालों से मैं ये क्वेश्चन को सही कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इतना पता है विजयनगर साम्राज्य पूछता है, बस खत्म बात। और यूपीएससी का फेवरेट है। और देखो एक चीज़ मैं ट्रिक सिखाया था अभी, कि पहला स्टेटमेंट गलत होगा, ठीक है, दूसरा सही होगा। ये चीज़ ऑब्जर्व करो आप लोग। ये 4 वालों को तुम्हें बताया था कि 4 का 2 होता है, ठीक है। अभी रुको एक और चीज़ मुझे सिखानी थी, शायद 2023 का क्वेश्चन खोलना पड़ेगा उसके लिए। हाँ एक और ये याद करना। अब देखो ना, एक और चीज़ मैं फिर बता रहा हूँ, देखो PYQ बार बार देखो, देखो ये इस टाइप का पैटर्न का ना पहले भी ऑप्शन बने हैं, जाके देखो किस क्वेश्चन में बने और उस क्वेश्चन का आंसर क्या था, उसी से है ना इस क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा, उसी क्वेश्चन से। ये चीज़ याद रखना। अभी जैसे मैं एक योजना वाला क्वेश्चन आया था ना, वो मैं बताता हूँ आप लोगों को, ध्यान से समझना वो क्वेश्चन। और वो 2012-13 में डायरेक्ट वो क्वेश्चन पूछा भी गया है, उसी आधार पे मैंने अब की बार भी सही किया था वो क्वेश्चन। तो आपको है ना क्वेश्चन ऐसे रटे हुए होने चाहिए। अब देखो ये कितनी बार मैं बोला हूँ, जनरल स्टेटमेंट है, सकता दिया, सोचना ही नहीं है, चारों मारो, सोचना ही नहीं है, ठीक है। ये चीज़ देखो, ये नॉर्मल स्टेटमेंट है सारे के सारों, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। नहीं इसमें शायद ये वाला गलत है, वित्तीय स्पेसिफिक पूछ लिया ना, जब वाइड वाला डिमांड रहे तो वो चीज़ याद रखना है। इसका 1 and 3 है, तो वाइड अप्रोच रहे वहाँ पे, जैसे यहाँ या देखो व्यापार कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, तो इसमें तीनों आएगा। तो ये चीज़ें आपको देखनी है जो मैंने बार बार ट्रिक आपको सिखाई है। अब देखो 1 मिनट, हाँ इसी में लगेगा वो चीज़। ये एक और वो, अब देखो कल मैंने क्वेश्चन करवाया था, मैं एक बार करवा देता हूँ, ध्यान समझना कि कैसे इस क्वेश्चन को अपन इजीली कर सकते थे। देखो किसी अर्थव्यवस्था में कुल प्रजनन दर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। देखो अब मैं इसको 4-5 तरीकों से करवाता हूँ आप लोगों को ना, देखना ध्यान से समझना। इसी क्वेश्चन को अपन 4-5 तरीके से करते हैं। पहला चीज़ नॉन क्वेश्चन है, नॉन क्यों है, सबाई सी बात अपने स्टैटिक का पार्ट है, स्टैटिक पार्ट है, अपने अच्छे से ज्योग्राफी में भी दिया है। और ये याद रखना कि ज्योग्राफी, इकोनॉमी ज्योग्राफी का पार्ट है ये, ठीक है। स्टैटिक का पार्ट है, स्टैटिक का पार्ट का आंसर क्या होता है, डी, पहला तरीका, ठीक है। अब आगे देखो, अब ध्यान से समझना, इसी क्वेश्चन को अपन कितने लॉजिक से करेंगे। दूसरा मेथड क्या होता है अपने सिंगल वालों को, कि 2 ऑप्शन जो है सिमिलर दिए रहते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, कहाँ पे देखो हाँ नहीं, दूसरा तरीका वो सीखो कि अपन जो है क्वेश्चन की मीनिंग निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो है अपन उसको अप्लाई करते हैं। कुल प्रजनन दर, ठीक है। प्रजनन दर भाई, प्रजनन कौन करता है, माताएं करती है, मतलब महिलाएं करती है। ध्यान से समझना इस चीज़ को, ठीक है। तो कहाँ पे महिला की बात हो रही है, ठीक है। क्या इसमें बात हो रही है व्यक्तियों की, नो,
ठीक है, इसमें जन्म दर मृत्यु का कोई मतलब नहीं। दंपति के रूप में हाँ महिला आती है यहाँ पे और यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। दूसरी बात, एक चीज़ देखो, बच्चों की जन्मे बच्चों की संख्या औसत, ये जीवित बच्चों की औसत संख्या, ठीक है। अब एक और चीज़ याद रखना कि भाई इन दो सिमिलर ऑप्शन है जहाँ पे ही माताओं की लगभग जो महिलाओं के बारे में बात की गई है। अब अपने को पता है कि जो फर्टिलिटी रेट होती है भाई वो महिला के आधार पर निकाली जाती है, ना कि पुरुष के आधार पर। लॉजिक सोचो, एक दंपति में तो कौन आता है, मेल और फीमेल दोनों आते हैं, तो इसका क्या है, कोई लॉजिक नहीं बचता। आंसर दूसरा तरीका, ठीक है, ठीक है। अब आगे देखो, अब अपन और कौन सा तरीका अपनाते हैं, देखो अपन क्या, देखो अब ये क्या करते हैं, एक होता है रिडक्शन मेथड होता है। रिडक्शन मेथड में अपन क्या करते हैं, जब अपन को कुछ भी नहीं पता है तो अपन को ये जो पता है कि भाई श्योरिटी से गलत हो सकता है उसको काटेंगे अपन। एक वर्ष में जनसंख्या में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या, अरे तो जन्म दर कहलाएगी ना, गलत, ठीक है। और मैंने क्या बोला, देखो प्रजनन दर है तो इसी के आसपास वो है, यूपीएससी स्टेटमेंट बनाएगी, ये लॉजिक समझो, ठीक है। जन्म दर घटा मृत्यु दर, मतलब जन्म दर में से अगर आप जो है मृत्यु दर घटा दोगे, इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा, क्या है, द बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, ये तो क्या बताएगा, टोटल जनसंख्या बताएगा। समझ में आया कि आप जन्म लिए, मान लो कि 1000 बच्चों में जन्म लिया है, 1000 बच्चों ने जन्म लिया है, उसमें से मर गए हैं 100, तो ये टोटल जो जीवित रहने वाले बच्चों उनकी संख्या दिखाएगा ना, ये भी गलत है, ठीक। अब आगे देखो, अब आपने को इन दोनों में से करना है, किसी दी गई जनसंख्या में एक दंपति के जीवन काल में उनसे जन्मे बच्चों की संख्या, ठीक है। यहाँ क्या बोल रहा है, एक महिला की गर्भधारण आयु, चाइल्ड बेयरिंग के अंत तक उनसे जन्मे जीवित बच्चों की संख्या। अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे देखो जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या बात है, यहाँ पे जो है जन्मे जीवित बच्चों की संख्या की बात है, ठीक हो। ये चीज़ यहाँ पे ये भी चीज़ समझो, उनसे जन्मे बच्चों की संख्या तो हो सकते बहुत ज़्यादा हो। पहली बात एक लॉजिकली सोचो आप कि जैसे बहुत सारे बच्चे मर जाते हैं, परंतु यहाँ पे बात कर रहा है जन्मे जीवित बच्चों की संख्या, औसत संख्या जो भी उनकी औसत संख्या ले रहा है, ठीक है। तो अगर मोस्टली अपन जो देखोगे तो ज़्यादा इसमें सही कौन सा रहेगा, ये तो पहली बात है, तो एक दंपति है, दंपति का जैसे ही देखोगे मेल फीमेल, उस आधार पर भी इसको काट सकते हो आप आराम से, ठीक है। तो मेरा कहने मतलब है कि आपके पास देखो 4-5 तरीके हैं, आपको वो तरीका ज़रूर अप्लाई करना है। अब देखो इस क्वेश्चन में फिर वो वाला मत अप्लाई करने चले जाना कि ये लंबा है, वो आखिरी में जब अपने पास ये मेथड नहीं लग रहे हैं तो कहीं सी मत मार के आ जाना तो मैं फिर बार बता रहा हूँ, यही तो चीज़ आपको सीखनी है कि बार बार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखना, यहाँ देखो ये क्वेश्चन देखो, हाइड्रोजन परऑक्साइड है, हाइड्रोनियम है, ऑक्सीजन है, और इवन वाला लगेगा इसमें, जलवाष्प ये वेपर की बात कर रहा है मतलब, ठीक है। और ये सब सारी चीज़ें क्या है। दूसरी बात एक चीज़ सोचो, ठीक है, ये देखो फ्यूल सेल के बारे में, फ्यूल सेल अपन कहाँ पढ़ते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं, और बेसिक है, बेसिक क्वेश्चन का कहाँ से आता है, डी, नॉन क्वेश्चन का आंसर डी तक आता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो बायोरिएक्टर है, बायोरिएक्टर तो इसका देखो हाँ, यहाँ पे एक और नई चीज़ सीखने को मिली थी, ध्यान से देखना है चीज़। इस क्वेश्चन में, दोनों क्वेश्चन में देखो नैनो, देखो यहाँ पे देखो अपन मोस्टली क्या कहते हैं भाई, आगे से पीछे से, ठीक है। प्रौद्योगिकी सब जगह प्रौद्योगिकी लिखी है, परंतु एक चीज़ देख रहे हो, 2 ऑप्शन उन्होंने सिमिलर बनाए, कौन कौन से, ध्यान से देखो, नैनो प्रौद्योगिकी के बीच में डॉट है, यहाँ पे डॉट है, तो इन दोनों में से होगा आंसर, इन दोनों में से नहीं होगा, ये चीज़ समझो, ठीक है। दूसरी बात देखो, यहाँ पे जो है सिंचाई के बारे में, यहाँ भी सिंचाई के बारे में बात किया गया, यहाँ वर्षा संचयन, मतलब यहाँ पे तीनों में जल के बारे में बात किया गया, यहाँ पे एनर्जी के बारे में बात किया गया, और इवन, ठीक। एक और चीज़ सीखो जो मुझे सिखानी थी, पर यहाँ पे थोड़ा क्लियरली वो लग नहीं रहा है, चलो कोई नहीं। 39 वाले में किस में, 39 देखो यहाँ पे देखो अपशिष्ट, और बीच में यहाँ देखो डॉट लगा है, और यहाँ पे जो नैनो और प्रौद्योगिकी के बीच में डॉट लगा है, तो इन दोनों ऑप्शन में से आंसर होगा, तो ये 2 ऑप्शन कट जाएंगे। दूसरी बात बायोरिएक्टर तो भाई कैसे बात कर रहा है, जीव की बात कर रहा है ना, ठीक है। ये तो क्या हो गया, नैनो औषधि डिलीवर, तो ये तो अलग चीज़ हो गई ना। दूसरी बात मैंने तो जो है प्रेजेंट, देखो मैं फिर बार बता रहा हूँ, मेरे एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन सही हुए हैं जो स्टेटमेंट वाले हैं, और मैं कोई पढ़ के नहीं गया हूँ, और मैं गारंटी साथ बता रहा हूँ जो पढ़ के जाता हूँ उससे भी नहीं हुए होंगे सही, पर मेरे सारे क्वेश्चन सही हुए हैं, ये स्टेटमेंट वाले, ये सारे के सारे क्वेश्चन सही हुए हैं। और मैं फिर बार बता रहा हूँ, पीटी इन्हीं से निकलेगा, तो इन पे प्रैक्टिस से आएगा। ये मैंने को नॉलेज से तो नहीं किया, मैंने बस यही किया है, इनको तोड़ मरोड़ के किया है। जैसे हाइड्रो पावर है तो किसकी बात कर रहा है, शक्ति, यहाँ पे ऊर्जा, शक्ति, ऊर्जा से भी क्या मिलती है आपको, पावर ही तो मिलती है, खत्म बात। मैंने इसी लॉजिक से किया, मैंने इस क्वेश्चन को किया था, प्रजनन प्रौद्योगिकी है, ये प्रौद्योगिकी, ये सब ये देखो ओड इवन वाला मेथड से किया था, ये सब इवन हो गया, ये ओड हो गया,
समझ में आया? तो मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग ये सीखो, अगर आप ये लोग सीखोगे नहीं तब तक कैसे अप्लाई करोगे। पर मुझे एक चीज़ सिखानी थी, रुको एक मिनट, वो 2023 के पेपर में देखना पड़ेगा। मैं फिर बार बताऊँ, देखो ये चीज़ें आप है ना, अब ऐसा नहीं है कि आप सीख लिए, ऐसा नहीं सीख पाओगे कभी। अब जाके खुद लगाओ सारे पेपरों में, जो आज जो मैंने 2-3 चीज़ें सिखाई है आपको। एक और चीज़ सिखाता हूँ, देखना। उसका पीछे ये लॉजिक रहता है कि जो आप लोग जो मतलब सीखते हो, मतलब जो भी पेपर में जो दिया रहता है उसमें सीक्वेंस में पेपर दिया रहता है, तो उसका ये फ़ायदा होता है कि थोड़ा इजी निकालना हो जाता है आंसर। जैसे इसमें अपन देखेंगे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अब देखो ये चीज़ भी नोटिस करो, यहाँ पे देखो इसका भी सी आंसर था और इसका क्या था, इसका शायद ये था। ये तो एक चीज़ याद करो, आगे पीछे जो दिया रहता है उसका भी आंसर अपने को पता रहता है। ये कुछ क्वेश्चनों में जो सिमिलर दिया रहता है। रुको एक चीज़ मुझे सिखानी थी, मतलब वो किन चीज़ों में लगाना है आपको, ये चीज़ याद रखना। देखो हाँ, इस क्वेश्चन में आओ, पर इसमें चलो सारे ऑप्शन वैसे ही दिए हैं। आओ इधर। रुको, मतलब वो बहुत अच्छी टेक्निक है वो भी, ऐसा नहीं, मतलब वो तरीका भी अगर सीख जाओगे तो आप मतलब कोई सा भी क्वेश्चन में फिर अटकोगे नहीं, मतलब जो सिंगल वर्ड वाले जो आते हैं ना उसमें कभी अटकोगे नहीं आप लोग। अब देखो इसमें देखो, जो मैं उधर ट्रिक सिखाया था, ये जो छोटा है, अरे ये तो आज मैंने भेजा भी था आप लोगों को, ठीक है। देखो ये देखो, मेरा हर साल सही हुआ, क्यों? मुझे पता है कि बस उसका फेवरेट थीम ये है, ठीक है। 4 वाला 2 वाला मेथड लगाओ, उससे सही हो जाएगा। ये देखो बड़ा वाला जो लगाओ उससे भी सही हो जाएगा। 1833 का एक तो वो करवाया ही था मैंने। यहाँ पे भी देखोगे नेविगेशन प्रणाली कहाँ पे, जापान। नॉन क्वेश्चन का आंसर डी तक जाता है। अरे एक चीज वो दिख नहीं रहा, इससे आगे वाला क्वेश्चन कैसा है, बेसाल्ट का। मतलब देखो वो सिखा देता हूँ, वो आपको मिलेगा, मतलब थोड़ा उसके ना, उसके लिए आपको ऐसा चाहिए कि सिलेबस की समझ चाहिए कि कौन सा पार्ट किस सिलेबस के पार्ट में आता है, उस तरीके से। देखो ध्यान से देखना, जैसे मान लो कि मुझे ये क्वेश्चन सोल्व करना है, तो मैं क्या करूँगा, इससे पहले वाला क्वेश्चन देखूंगा, उसकी थीम देखूंगा भाई किससे है ये। अब जैसे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की बात किस में करते हैं अपन, एनवायरमेंट इकोलॉजी में करते हैं, ठीक है। और इससे आगे वाला क्वेश्चन देखूंगा, ये क्वेश्चन किस चीज़ का है, ठीक है। तो मुझे थीम पकड़नी होती है भाई, ये किन चीज़ों की। अब ये देखो, ये देखो कि माइक्रो सेटेलाइट डीएनए है, ठीक है, तो ये भी एनवायरमेंट इकोलॉजी का ही क्वेश्चन है उसी तरीके का, ठीक है। डीएनए अपन का किसका, चीज़ों का, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, मतलब इसका मतलब ये होता है कि आगे आप जो ये क्वेश्चन करना चाह रहे हो, उससे पीछे वाली क्वेश्चन की थीम देखो और इसी क्वेश्चन की अगले वाली थीम देखो, तो बस वजह से एनवायरमेंट इकोलॉजी है, तो इसका आंसर जो होगा वो ना तो हिस्ट्री का होगा, ना पॉलिटी का होगा, ना ज्योग्राफी का होगा, इन्वायरमेंट इकोलॉजी का ही होगा। मतलब कहने का मतलब ये है, मतलब यहाँ पे थोड़ा अपने क्लियर नहीं दिख रहा है, परंतु आपको दिखेगा। हाँ, इस क्वेश्चन में देखो, ध्यान से देखना, ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये इकोनॉमी का ही क्वेश्चन होगा और इसका आंसर जो है इकोनॉमी में आएगा। पर्यावरण पर्यावरण कांदेव, ये भी इकोनॉमी का सेल्फ हेल्प ग्रुप अपन पढ़ते हैं। तो जब आप इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे, भाई वित्त के संदर्भ में शब्द जो बीटा किससे निर्दिष्ट है, अलग अलग प्लेटफॉर्मों से साथ साथ किसी परिसंपत्ति को खरीदने और बेचने की प्रक्रिया, किसी पोर्टफोलियो, तो इसमें चलो सारे ऑप्शन वैसे दे दिए हैं, परंतु ये चीज़ याद रखना कि ये भी लॉजिक लगता है। वो देखो मैं शायद दिखा नहीं पा रहा हूँ, एक क्वेश्चन है ऐसे, तो वो क्वेश्चन दो अलग लॉजिक से भी हो रहा था। अब देखो ये जो ये क्वेश्चन देखो डायरेक्ट 2024 में रिपीट हुआ, अरे ये नहीं, ये क्वेश्चन उधर भी आया हुआ। रुको एक मिनट, मतलब ये चीज़ भी ऑब्जर्व करना है आपको, मतलब है लगता है ये चीज़ मैंने देखी थी, ये चीज़ रखा।
देखो इसमें वो वाला ट्रिक अपना 3 बड़े 1 छोटा। देखो इस पेपर में मतलब बहुत जगह लग रहा है वो चीज़, बहुत जगह लग रहा है। वो थोड़ा बस वो उसमें यही चीज़ याद रखना कि उसमें ऐसा होता है कि जो सिंगल स्टेटमेंट वाले रहते हैं ना क्वेश्चन, तो उसमें ये देखोगे पीछे वाले क्वेश्चन की थीम क्या है और आगे वाले क्वेश्चन की थीम क्या है। तो जैसे मतलब हर जगह नहीं मिलेगा पर तो मिलता है। जैसे अभी क्या होगा, जैसे मान लो कि ये साइंस टेक का क्वेश्चन है, ठीक है, ये साइंस टेक का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा साइंस टेक का ही होगा। तो जैसे बहुत बार ऐसे दे दिया जाता है, जैसे इन्वायरमेंट इकोलॉजी दे दिया, ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कि आपको जो है उसका दे दे, इकोनॉमी का दे दे एक स्टेटमेंट आपको ज्योग्राफी का दे दे, ठीक है। तो याद रखना कि इस तरीके से आप उन तीनों को एनिमुलेट कर सकते हो इन क्वेश्चन के बिहाफ में, क्योंकि मोस्टली आप देखना कि पेपर का जो बनाने का जो तरीका होता है ना, अब देखो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, और ये जो है, चलो ये यहाँ ये भी एक हिस्ट्री का ही मान सकते हो आप। तो मेरा कहने मतलब कि जैसे आप मान लो कि इस क्वेश्चन का मुझे आंसर जानना, तो ये हिस्ट्री का होगा। जैसे इसमें तो चलो डायरेक्ट वो सारे ऑप्शन हिस्ट्री के दिए, पर बहुत बार ऐसा होता है कि 3 ऑप्शन अलग अलग सब्जेक्ट के दे दिए जाते हैं, तो वहाँ पे आपको उसमें हेल्प मिलेगी। देखो इसमें वो ट्रिक लग रही है, 3 लंबे 1 छोटा, आंसर वही। ठीक है, समझ में आया? तो देखो मैं फिर 12 बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप खुद से देखोगे ना तो आपको भी मिलेगी। तो मैं जो मुझे मिलता जाएगा वो तो मैं बताते ही जाऊँगा, पर मेरा मानना है खुद से पेपर बैठो और देखा करो 2011 से लेकर 2024 से पेपर बार बार घुमा के। पर उसमें ऐसा नहीं है, आप एक पैटर्न पकड़ा करो कि भाई सिंगल स्टेटमेंट वालों का क्या है, उस तरीके से देखोगे तब जाके फ़ायदा मिलेगा। ऐसा नहीं मिलेगा कि भाई एक ही स्टेटमेंट वालों के लिए कौन सी ट्रिक लग रही है, वो देखना पड़ेगा आपको, तब जाके वो आपको लगेगी वो चीज़। ठीक है, तो सबसे पहले पॉलिटी पढ़ लेते हैं अपन, क्योंकि उधर तो आज क्वेश्चन नहीं करवाएंगे। पॉलिटी मैं एक PDF भेजा हूँ अभी, उसी से करेंगे अपन आज, ठीक है, ये वाली PDF से करेंगे, ये अच्छा है। तो कौन कौन तैयार है पॉलिटी के लिए? देखो अब मैं जो इसमें जो लाइनें लगाऊंगा ना हाईलाइट, वो आपको रट लेनी है, मतलब वो तो किसी भी हालतों से आपको भूलना भी नहीं है, गलती से भी। मतलब एग्ज़ाम देने जा रहे हो, देखो 6 7 एडिशन मत सोचो, आपके पास जो भी है उसमें सब सिमिलर दिया है, ठीक है। अब जो मैं लगाते जाऊंगा वो ध्यान से करते जाना। अब मुझे निकालने दो अपनी लक्ष्मीकांत को 1 मिनट। ये जो अपन जो मैं लगवाऊंगा, ये याद रखना PYQ के बेस पे ही मैं लगवा रहा हूँ, आलतू फालतू कुछ भी नहीं है। ओनली PYQ का जो थीम है उसी पे ही आधारित है, ठीक है। तो एक भी चीज़ इसमें फालतू की नहीं रहेगी, ठीक है। जहाँ से UPSC ने क्वेश्चन पूछे हैं वहीं से ही मैं लगाऊंगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ से कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, परंतु एक थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ लो कि क्यों, कहाँ से, भाई समझ पाते कि इंग्लिश लोग कहाँ से आए, क्या है। तो उसके लिए मैं थोड़ा बहुत बस ओनली उस रेफरेंस में, पर ये एक बार पढ़ के साइड में कर देना, ये काम का नहीं है, मैं साफ बता रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखो, पहले बार पढ़ लो बस, ठीक है। भारत में ब्रिटिश जो है 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए थे, ठीक है। याद रखना वो सबसे पहली बात किस लिए आए थे, वो व्यापार करने, ना कि भारत को ऑक्यूपाई करने। वो बाद में धीरे धीरे सिचुएशन बनती जाती है और वैसे करते जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात, महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे, ठीक है। तो ये देखो ध्यान समझना, एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी। जैसे आज मान लो कि किसकी, अडानी की कंपनी है, अडानी की कंपनी मान के चलो कि आज अमेरिका में जाके काम कर रही है, तो यहाँ से मान लो प्रधानमंत्री जो मोदी है उसका वो लेके गया है कि आप जाके वहाँ व्यापार कर सकते हो, वैसे ही वह सेम चीज़ थी। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे वहाँ पे उन्होंने काम किया, व्यापार प्रॉफिट कमाया, फिर धीरे धीरे मान लो कि लगा कि वहाँ पे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इतने ज़्यादा है, तो उन्होंने फिर इसका जो है राजनीतिक फ़ायदा उठाया, वही सेम चीज़ है, ठीक है। कंपनी जो अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थी, 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी, अर्थात दीवानी का मतलब याद रखना, देखो एक होती है दीवानी, एक होती है फौजदारी, ये चीज़ें दोनों में डिफरेंस समझना। फौजदारी में आता है कि आप जो है पुलिस प्रशासन, ठीक है, न्याय देना, ये सब सारी चीज़ें संभालते हैं। दीवानी में होता है कि ओनली रेवेन्यू कलेक्ट करना, ठीक है, अर्थात राजस्व दीवानी न्याय के अधिकार प्राप्त कर लिए। अब ध्यान समझना, यहाँ क्यों 1765 में ही क्यों किया, याद करो इससे पहले कौन सा युद्ध होता है, 1757 में होता है सबसे पहले प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध में याद रखो कि इनकी जीत होती है, ठीक है, ब्रिटिश कंपनी की जीत होती है। उसमें याद करो कि क्लाइव को बुलाया जाता है, मद्रास से बुलाया जाता है, ठीक है, और उसमें अपना कौन होता है,
जो हारता कौन है, इंडियन शासक कौन था उस टाइम, बताइए। अरे प्लासी युद्ध में कौन हारता है बताओ। सिराजुद्दौला सर। हाँ, नवाब सिराजुद्दौला हारता है। ठीक है, इतना पता होना चाहिए, बेसिक बेसिक। शाह आलम। हाँ? नहीं नहीं नहीं। अरे सिराजुद्दौला ही था, ठीक है। अब ये चीज़ समझो, देखो 1757 में ऐसा होता है कि सिराजुद्दौला को हराया जाता है। उसका कारण क्या होता है, उससे पहले क्या होता है कि जैसे ये कंपनी क्या कर रही थी वहाँ पे अपनी जो फैक्ट्री बना रही थी, फैक्ट्री के रूप में क्या बना रही थी, ये लोग किले बना रहे थे। तो सिराजुद्दौला क्या करता है, जाके उनको है ना वहाँ से भगा देता है कि आप ये नहीं चलेगा, ठीक है। दूसरी बात, एक दो चीज़ों को कॉन्फ्लिक्ट भी था। ये लोग क्या कर रहे थे कि बिना जो है फरमान के, उसके बिना ही जो है व्यापार कर रहे थे। मतलब होता है कि एक आपको राइट लेना होता है, उसके बिना तो इन्होंने वहाँ जाके जो है ख़त्म कर दिया। फिर इनको लगा कि ये तो हमारा जो है कंट्रोल ख़त्म कर देगा, ठीक है, इसीलिए इसको हराया जाता है। फिर इसका जो जो मीर जाफ़र होता है उसको बनाया जाता है, जो इस सेना का प्रमुख होता है, उसमें हरा दिया जाता है। फिर उसके याद रखो, फिर मीर जाफ़र की जगह कौन आता है, शायद मीर कासिम आता है, ऐसे चलता है। फिर मीर कासिम को फिर हटा दिया जाता है, फिर मीर जाफ़र को वापस आता है। 1764 में कौन रहता है, मीर जाफ़र रहता है, मीर कासिम रहता है, कौन रहता है बताओ। अरे 1764 का जो बक्सर का युद्ध था उसमें कौन कौन था। वो था, एक तो शाह आलम सेकंड था और एक और था। तीन जने थे, बस इतना पता नहीं। तुम लोग इतना, शाह आलम देती है। शाह आलम द्वितीय था, और उसके अलावा दो दो और भी तो थे। शुजाउद्दौला, हाँ, शुजा। सिराज तो हो गया ना, शुजा। मीर कासिम तीन हो गया ना। हाँ। देखो मीर कासिम था, शाह आलम द्वितीय था, ठीक है, और कौन था दिल्ली से, कौन था, ये तो कहाँ से था। दिल्ली से तो शाह आलम 2 था और शुजाउद्दौला अवध से था। शुजा। पक्का। पक्का क्या, नोट्स देखने पड़ेंगे अब लास्ट में। तुम देख लो तुम लोग। अनु बताओ, अनु तुम्हारा तो पढ़ा हुआ ना, अनु बताइए। यस सर। हाँ बताओ, कौन कौन था सब बक्सर के युद्ध में। सर बक्सर के युद्ध में एक तो अवध का नवाब था, सिराजुद्दौला था, और शाह आलम द्वितीय था। ठीक है, अब तो ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या होता है कि 1764 में ये जीत जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में जो मीर कासिम था, मीर जाफर था, कौन था, कासिम था। कासिम। ठीक है, मीर कासिम था। तो उसके बेटे को जो है वो बुढ़ा हो जाता है तब तक, ठीक है, वो उसके बेटे की जगह फिर ये लोग क्या है राज करते हैं। पर याद रखना उस टाइम जो है मतलब कठपुतली नवाब था, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, ओनली रेवेन्यू का इन्होंने राइट ले लिए थे। एक और चीज़ समझना, उससे पहले 1761 में कोई युद्ध हुआ था, याद है 1761 में कोई युद्ध हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। उसी युद्ध के कारण माना जाता है कि अंग्रेजों ने ये डिसाइड कर लिया था। पानीपत के युद्ध में क्या होता है, मराठाओं और किन के बीच में होता है, अहमद शाह अब्दाली। हाँ, तो उसमें क्या होता है, मराठा हार जाते हैं। उससे ये पता लग गया कि इंडिया पे शासन कौन नहीं करेगा। अगर उस टाइम मराठा जीत जाते ना तो ये अंग्रेजों की फिर इतनी हिम्मत नहीं होती, ये चीज़ याद रखना। ये बहुत 1761 का जो प्लासी का, सॉरी कौन सा, पानीपत का, पानीपत, हाँ। यस सर, तीसरा युद्ध। हाँ, तो इससे ये डिसाइड हुआ कि भारत पे राज कौन नहीं करेगा। ये नहीं हुआ कि कौन करेगा, कौन नहीं करेगा। अगर उस टाइम मराठा जीत जाते तो अंग्रेज कभी नहीं कर पाते, ये चीज़ याद रखना। तो उसमें हार जाते हैं, तो इससे पता लग गया कि भाई अब क्या कि कोई भी नहीं था मजबूत कि जो दिल्ली पे शासन कर सके। तो ये चीज़ याद रखना कि देखो अब ये उस टाइम जो है, दूसरी बात ये क्या कर रहे थे, एक और चीज़ ये याद रखना कि इन्होंने दीवानी राइट इसलिए भी लिए कि क्योंकि इनको पढ़ना नहीं था, क्योंकि जनता का तो नवाब के प्रति प्रेम तो था ही ना, नहीं तो विद्रोह हो सकता था, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, भाई राजस्व दीवानी ले लो, अपना पैसा कमाओ। तो पहले क्या हो रहा था, ये चीज़ भी समझना कि पहले लोग क्या करते थे, वहाँ से सोना चांदी लाते थे, यहाँ पे खरीदते थे सामान, फिर वहाँ जाके बेचते थे, बहुत प्रॉफिट होता था, परंतु वहाँ से लाना पड़ता था। अब क्या कर रहे हैं कि यहाँ दीवानी राइट्स मिल गए, यहीं पे पैसा कमा रहे हैं और यहीं से क्या करेंगे, खरीदेंगे, तो डबल प्रॉफिट होने लग गया। तो इनका पहला जो उद्देश्य था प्रॉफिट करना ही था, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये सीक्वेंस को समझना, अभी धीरे धीरे चीज़ें चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ अधिकार प्राप्त कर लिए, इसके तहत भारत में उसके क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, यहाँ से प्रारंभ होती है, ठीक है। 1857 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्षता अपने हाथों में ले लिया। याद रखना, इसीलिए पहले यहाँ पे भी एक आएगा, कंपनी का शासन रहता है 1773 से लेकर 1858 तक। इसके बाद में रहता है ब्रिटिश काउन का, याद रखना, सम्राट का शासन 1858 से लेकर 1947। ये दोनों फेज आपको समझना है।